उदयपुर मिश्रा निवास। मिश्रा निवास जहां सुबह होते ही सबसे पहले उनके ही घर पर चहल पहल शुरू हो जाती है। कारण आशीष मिश्रा की इकलौती बेटी जिसकी सुबह देर से होती। अरे आओ महारानी, और कितनी देर सोवेगी, सूरज सर पर चढ़ गया है और इस महारानी को तो देखो, कान में तेल डाले अभी तक सो रही। अरे छोरी, ससुरे में जाएंगी तो क्या मुंह दिखाएगी, म्हारे परिवार और माँ बाबू की तो नाक ही कटवा देगी जे छोरी। ये है आशीष मिश्रा की बुजुर्ग माँ, जो अपने पुराने ख्यालात और परंपरा को आज भी अपनाकर चलती है। इनकी आवाज सुनकर ही आशीष मिश्रा, जो बाहर बैठे अखबार पढ़ रहा था, वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब बस भी करो, इतना चिल्लाना अच्छी बात नहीं। आपको वैसे भी हाई बीपी की बीमारी है। रे छोरा, थारी माँ ने चुप कराने से अच्छा है कि थारी लाडली बेटी ने जाकर उठा। सूरज सर पर चढ़ गयो, जे महारानी अभी भी सो रही। अरे तुम दोनों के ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर दियो है। ससुराल में जाकर नाक न कटवा दी तो कहना महारे को हाँ। खुद में बड़बड़ाती हुई मैना देवी कही जा रही थी। तभी रसोई से बाहर आती आशीष मिश्रा की धर्म पत्नी सुनंदा आशीष को चाय देती। साथ में अपनी सासू माँ को भी चाय देती। चाय की एक घुट पीकर वो फिर से अपनी तुलसी माला में लीन हो जाती। चाय का कप थमाते हुए सुनंदा आशीष से कहती है, ठीक ही तो कह रही है माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं उसे। आशीष, जो चाय की एक घुट पीकर अखबार हाथ में लिए सुनंदा से कहता है, अरे भाई, वो बेचारी दिन भर दुकान के अकाउंट का काम देखती और रात भर पढ़ाई किया करती, सुबह थोड़ी देर भी हो जाती है तो क्या हो गया। आखिर हमारी बेटी कनक है ही इतनी मेहनती। आप भी ना आशीष जी, आपकी यही बातें सुनकर माँ जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। आपने ही अपनी लाडली बिटिया को बिगाड़ रखा है। कहते हुए दोनों ही फिनकी हंसी हंसते। तभी मैना देवी अपनी चश्मे को नीचे कर तिरछी नजरों से उन दोनों को देखती हैं। हम चलते हैं आपकी लाडली बेटी को उठाने, नहीं तो माँ जी का आज बीपी लो होना निश्चित ही है, सुनंदा जी ने कहा और वहां से चली गई। एक सुंदर सा कमरा जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। खिले हुए प्लास्टिक के रंग बिरंगी फूल, दीवारों पर लगी कुछ बचपन की तस्वीरें और यादगार लम्हों की। पास में टेबल रखी हुई थी, लेकिन वहां के सारे किताब गायब थे और वो सारे किताब बिखरे हुए बिस्तर पर पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये लड़की कब सुधरेगी, वो लड़की जो बेसुध सी सो रही थी, जिसे दुनिया भर की इस समय कोई खबर नहीं थी, यहाँ तक कि समय की भी नहीं। कनक बेटा उठो, 10 बज चुके हैं। बेटा आज बहुत देर हो गई, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम्हारी दादी माँ वरना आज हम सब की जान ली लेगी। उठो बेटा, कनक सुन रही हो। बिस्तर से किताबें उठाते हुए सुनंदा जाकर खिड़की खोलती हैं, जिससे धूप की किरण उस लड़की के चेहरे पर पड़ती हैं। अनमनी सी वो लड़की अंगड़ाई लेकर उठती। कनक ने कहा, गुड मॉर्निंग माँ। सुनंदा ने कहा, गुड मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून कहो, यहाँ तुम्हारी दादी चिल्लाते हुए पूरा घर सिर पर उठा लिया है। सुनंदा खिड़की खोलते हुए कनक से कह रही थी, ऑफो माँ, दादी की तो आदत हो गई है। सुबह सुबह मैं उठूं या न उठूं, पड़ोसी वाले दादी की आवाज सुनकर जरूर उठ जाते होंगे। कनक ने कहा, कनक ऐसा नहीं कहते दादी, ठीक ही तो वह कह रही है। क्या जरूरत है देर रात तक पढ़ाई करना, और अपनी हालत देखो, क्या हाल बना रखा है खुद का। बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा मुरझाया सा है। सुनंदा ने कहा, वो तो देर तक पढ़ाई करती हूँ इसलिए। आखिर राजस्थान की बेस्ट लॉयर बनकर पापा का सपना भी तो पूरा करना है। और रही बात बालों की, मैंने तो कितनी बार कहा है काट देती हूँ, लेकिन दादी की डांट की वजह से ऐसी हालत है। अब आप ही बताओ, कौन रखता है इतने लंबे बाल। कनक ने अपने लंबे बालों को खोलते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया, जाओ जाकर नहा धोकर आओ, तुम्हारे पापा तो दुकान के लिए निकल चुके हैं। सुनंदा ने कहा, अरे बाप रे, मैं तो चलती हूँ। कहती हुई कनक बिस्तर छोड़कर भागी। सुबह नहा धोकर कनक अपनी दादी माँ से मिलती। गुड मॉर्निंग दादी माँ, आज तो सारे पड़ोसी ही जाग गए होंगे आपकी सुरीली आवाज सुनकर। कनक अपनी दादी माँ छेड़ते हुए कहती है, रे छोरी, शर्म न आवे थारे को, छोरी होकर इतने देर से उठे है। अरे जब मी थारे उम्र की होवे तब महारा ब्याह हो गयसु, महारे ससुरे का सारा कामकाज कियसु। जे आजकल की छोरी ठुमके फिरे है मुंह मुंह हैठती हुई दादी कहती है, दादी माँ आप भी चलो मेरे साथ कॉलेज, वहां पर हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे।
जो आप बचपन में नहीं कर सकी वो अपनी जवानी में करना। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया, है न झकास? कनक अपनी दादी माँ को फिर से छेड़ते हुए कहती है। मुँह थारे को मी जवान लाग रही हूँ। थारी दादी अब बूढ़ी हुए सु, अब तो भगवान के बुलावे के ही दिन गिनू हूँ। रे छोरी, अब महारे को न सता चाल। दादी माँ कनक के कान खींचते हुए कहती है। तभी उसकी माँ उसे नाश्ते के लिए कहती है। कनक, नाश्ता कर ले बेटा, ठंडी हो जाएंगी। तभी कनक का ध्यान घड़ी पर जाता है। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई। कनक नाश्ते की टेबल पर से आलू के 2 पराठे उठाकर कहते हुए चली गई। माँ मैं चलती हूँ, बाय माँ, बाय दादी। घर से निकलते ही एक ऑटो में बैठकर कनक खुद से ही बातें किए जा रही थी। आज तो बहुत ज्यादा ही लेट हो गई मैं। उफ, मैं भी न जल्दी क्यों नहीं उठ पाती हूँ। रोज ही दादी की डांट सुननी पड़ती है। अब मुझे दुकान भी तो जाना है, पापा को अकाउंट की लिस्ट भी देनी है, फिर कॉलेज। आज तो 2 क्लासेस भी मिस हो जाएंगी। भैया थोड़ी जल्दी चलेगे, कनक एम ऑटो वाले से कहा। बाई सा, मन्ने ऑटो चालक हूँ। उड़ा खटोला न जो हवा में उड़ने लग जावे। ऑटो वाले ने कनक से कहा। उफ, आज तो मानो हर तरफ से ही डांट ही सुननी पड़ रही है, कनक खींचते हुए कहती। तभी ऑटो वाला एक मोड़ से होकर गुजरता है। कनक उससे कहती है। भैया आपने इस रास्ते से क्यों ऑटो लेकर जा रहे हैं? मुझे और भी देरी हो जाएंगी, एक तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ। कनक अपनी घड़ी देखते हुए कह रही थी। वो बाई सा, आगे की रोड पर दंगा फसाद चल रही है, इसलिए मैंने ये रास्ते ऑटो लेकर जा रहा हूँ। ऑटो चालक ने कहा। दंगा फसाद, लेकिन किस लिए और कौन कर रहा है ये? कनक ऑटो चालक से पूछती है। देखने पर तो ओम शंकर सिंह राणावत आदमी ही लग रहे थे। लगता है फिर से भवानी सिंह राठौर के आदमियों से हिंसा चल रहा होगा। ऑटो चालक ने कहा। कैसे आदमी है ये लोग, जनता के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इन गुंडों का यही काम होता है, बस किसी तरह लोगों को परेशान करना। कनक ऑटो से ही बाहर की ओर झांकते हुए उस भीड़ की ओर देखती हैं जहां एक जीप में बैठा कोई आदमी सिगरेट की धुएं फेंक रहा था और उसके गुंडे आसपास के लोगों पर अपना अत्याचार देखा रहा था। गुस्से में आकर उन दंगा फसाद लोगों के बारे में बहुत कुछ कह देती हैं। अरे बाई सा, ऐसा न कहो, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। पूरे पुष्कर में बड़ा नाम है ओम शंकर सिंह राणावत का। पुष्कर के सारे लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं उनको। ऑटो चालक ने कनक को कहता रहा। तभी कनक खींचाकर उनसे कहती है। बस बस भैया, मुझे आपके देवता का गुण नहीं सुनना। आप बस मुझे कनक मिष्ठान भंडार छोड़ दीजिए। कनक मन ही मन उस दंगा फसाद वाले आदमी को भारी गालियां देती। एक तो लोगों पर अत्याचार करता है, ऊपर से ये लोग उस दरिंदे को भगवान का दर्जा देते हैं। ऑटो ड्राइवर ने एक दुकान के सामने ऑटो रोका। कनक मिष्ठान भंडार, जो कि नाम में ही मिठास है। कनक के पापा ने उसके नाम पर यह दुकान खोली थी क्योंकि कनक उनकी इकलौती बेटी और उनके घर के लिए लक्ष्मी का अवतार थी। आज भी उनकी दुकान पूरे उदयपुर में फेमस है। कनक दुकान के अंदर जाते ही एक मोटे सा हटा कटा आदमी से टकरा जाती। ओह, देख कर चलिए भैया। वो आदमी कनक को घूरते हुए देखता है, कनक भी उस आदमी को घूरती है। फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। चंदू काका, आप कब आए? कनक अपने काका को देखकर कहती। बस कल ही आया गांव से कनक बिटिया। बहुत याद आ रही थी थारे सबकी। मन न लाग रियो थे थारे सबकी और दुकान की भी। चंदू काका रूनवासा होकर कह रहे थे। हम सब भी आपको बहुत याद कर रहे थे चंदू काका। आपके बिना तो ये दुकान भी सुना पड़ गया था, और ये मिठाइयाँ भी उदास से फीकी पड़ गई थी। इन सब की मिठास ही उड़ गई थी काका। पर अब आप आ गए हो न, फिर से दुकान में रौनक आ जाएंगी। कनक चहकते हुए कहती। हाँ बिटिया, अब देखना ऐसा स्वादिष्ट मिठाई बनावेगे कि पूरा उदयपुर की भीड़ लग जावेगी हमारे कनक मिष्ठान भंडार में। चंदू काका अपनी मूंछों का ताव देते हुए कहते हैं। तभी वहां आशीष आ जाता। चादूलाल, चलता हूँ बाई सा, घनी काम होवे है। चंदूलाल अपनी पगड़ी संभाले दौड़ा जाता। अरे कनक बेटा, तुम यहाँ आज कॉलेज नहीं गई? आशीष कनक को देखते ही कहता। कॉलेज ही जा रही थी पापा। आपको ये अकाउंट की लिस्ट देनी थी, कल रात तो मैं भूल ही गई थी देने। कनक अपने पापा से कहती है। बेटा तो किसी से भिजवा देती न, तुम्हें कॉलेज के लिए भी तो देर होगी। आशीष कनक से कहता।
देर क्या होगी पापा, मैं तो ऑलरेडी ही लेट हूँ। कनक मुंह पिचकाते हुए कहती। कोई बात नहीं बेटा, कल चली जाना, आज दुकान में भी काम नहीं है, तुम घर चली जाओ, आशीष कनक से कहता। नहीं पापा, थोड़ा सा टाइम है, चली जाती हूँ, कनक अपने पापा से कहती। ठीक है बेटा, लेकिन अच्छे जाना और जल्दी घर आ जाना, आशीष ने कनक से कहा। आशीष भी दुकान के खरीदारों से बातें करता। यहाँ कनक दुकान से निकलने ही वाली होती है कि उसे किसी का फोन आ जाता है। हेलो। हाँ मुझे पता है, मैं आज लेट हो गई हूँ, मैं आ रही हूँ कॉलेज, कनक फोन पर कहती। कनक आज कॉलेज मत जा, वहाँ आज दंगे चल रहे हैं। तभी सामने से एक रैली निकालती है जिसकी आवाज से कनक को सुनाई नहीं पड़ती। हेलो धानी, तू क्या कह रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं कॉलेज में तो मुझे मिलती हूँ, कनक इतना कहते हुए फोन रख देती है। ओफ, ये रैली के लोग भी न चैन से न ही जीने देते हैं और न ही रास्ते पर चलने देते हैं, जीना हराम कर रखा है। खुद में ही भिनभिनाते हुए कनक कॉलेज जाने के लिए ऑटो पर बैठती है। पता नहीं धानी क्या बोल रही थी, ठीक से सुनाई भी नहीं दिया, कॉलेज जाकर ही पूछूंगी। कॉलेज पहुंचते ही कनक देखती है कि वहां बहुत भीड़ लगी रहती है। सारे स्टूडेंट कॉलेज के बाहर खड़े रहते हैं और कुछ कॉलेज के कैंपस में घिरे हुए रहते हैं। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ, हो क्या रहा है, कनक अपने आसपास देखती हुई कहती, फिर उस भीड़ की ओर आगे बढ़ती है। कनक उस भीड़ के अंदर जाते ही वहां का माहौल देखकर ही हैरान रह जाती। नहीं होगी आगे से ऐसी कोई गलती कभी नहीं होगी साहब, माफ कर दो मुझे, कॉलेज के प्रिंसिपल किसी के पैरों पर गिरते हुए कहते हैं। कुछ गुंडे प्रिंसिपल का कॉलर पकड़ते हुए कहता। याद रखियो हमारे शंकर भाई सा की एक भी बात टाली न तो यहाँ से ही नहीं इस दुनिया से ही मुक्ति मिल जावेगी। भाई सा एक बार आप भी एक कान में डाल दियो, जे बात अच्छे से याद रही जावेगी एको। वो गुंडा आदमी शंकर से कह रहा था। शंकर अपने जीप में ही बैठा हुआ उस प्रिंसिपल का चश्मा साफ करते हुए उसे पहना देता। प्रिंसिपल शंकर के सामने हाथ जोड़े लड़खड़ाते हुए कह रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए साहब। शंकर उसके कंधे पर हाथ थपथपाता है। कनक ये सब देखकर गुस्से से उसे रोकने के लिए जाती, तभी भीड़ में कोई उसका हाथ पकड़कर बाहर की ले जाता। धानी, क्यों रोक लिया, मुझे जाने दे, देखा न तूने कैसे ये लोग प्रिंसिपल सर से बिहेव कर रहे हैं, तू चल मेरे साथ, बिल्कुल भी उन लोगों के सामने कुछ नहीं कहेगी। धानी कनक को भीड़ से निकलते ही उसे कह रही थी, क्यों नहीं जा सकती, तू छोड़ मेरा हाथ, इन लोगों की गुंडागर्दी मैं बताती हूँ इन लोगों को। कनक अपना हाथ छुड़ाते हुए धानी से कहती। समझने की कोशिश कर कनक, ये बड़े लोग हैं, ओम शंकर राणावत पुष्कर के एक ऐसे इंसान है जिनके सामने सभी सर झुकाए रहते हैं। ये गुंडे हुए तो क्या हुआ, इनके पास पावर है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कह रही हूँ इनसे पंगे न लो, इनके पास होंगे कई पावर्स, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पर भी अपना अत्याचार करते रहे, वो भी एक टीचर का जिन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता, आज उन्हें ही अपने कॉलेज में इंसल्ट किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, और ये सारे स्टूडेंट खड़े होकर तमाशा देखे जा रहे हैं। कनक के चेहरे पर इस समय बहुत ही गुस्सा रहता है। वो अपने दोस्त धानी से ही कहती है, तभी धानी उसे पूरी बात समझाती है। कनक, मानती हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल सर को भी तो एक लड़की की बात सुननी चाहिए थी। कॉलेज में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ था, आज उसका पहला दिन था। कुछ बाहर के लड़के आकर उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। उस लड़की ने प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करी थी, प्रिंसिपल सर ने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो लड़की और कोई नहीं, ओम शंकर की ही बहन थी, इसलिए ये लोग प्रिंसिपल सर के साथ ऐसा कर रहे हैं। पर ये कोई तरीका नहीं हुआ, और ये कौन से लोग हैं जो कॉलेज में आकर लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। कनक धानी से कहती, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अभी अभी सुना कि वो लोग भवानी सिंह राठौर के थे। कनक आगे कुछ कहने ही वाली होती है कि ओम शंकर की जीप सामने से जाती है। कनक ओम शंकर को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे देख नहीं पाती, लेकिन ओम शंकर अपने जीप के फ्रंट मिरर से कनक को देख लेता है, और उसकी जीप सीधे पुष्कर जाकर पहुंचती। पुष्कर, ओम शंकर राणावत, जिसके नाम से ही महावेद का स्मरण हो जाता है।
पूरे पुष्कर में उसका नाम और उसके रूप से वहां के लोग उसे भगवान के समान पूजते हैं। ऐसा नहीं कि उसके दुश्मन न हो। जहां पुष्कर के लोग उसकी पूजा करते हैं वहीं सुजानगढ़ के लोग उससे दुश्मनी निभाते हैं। ओम शंकर के लिए पल पल दुश्मन अपना जाल बिछाया रहते हैं। एक लंबा चौड़ा आदमी, ऊंचाई 6 फुट 2 इंच, दिखने में थोड़ा सवाला, बिल्कुल श्याम वर्ण की तरह, भूरी आंखें, उनमें गुस्सा बिल्कुल महादेव शिव शंकर की तरह। अब नाम में ही भगवान महावेद है तो गुस्सा उनके जैसा होना तो स्वाभाविक ही होगा। बड़ी सी हवेली, वहां के नौकर सारे ओम शंकर को सलाम करते हैं। ओम शंकर लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ हवेली के अंदर पहुंचा और एक जोरदार आवाज से कहता, कुमुद। उसकी आवाज सुनकर ही हवेली सारे नौकर चाकर, यहाँ तक कि हवेली के बाकी लोग भी बाहर निकल जाते। तभी एक लड़की दौड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे आती, उसकी आंखों में डर और आंसू दोनों ही थे। जी भाई सा, उस लड़की की डर से जबान कांपने लगती। आज से तू कॉलेज न जावेगी, जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है थारे को घर से ही करेगी। ओम शंकर ने कुमुद से कहा, पण भाई सा मेरी परीक्षा। वो लड़की फिर कांपते हुए जबान से कहती, परीक्षा भी घर से हो जावेगी, हम थारा परीक्षा घर से ही करवा देंगे, तू चिंता न कर। कहते हुए ओम शंकर कुमुद के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जा जाकर पढ़ाई कर। ओम शंकर कुमुद से कहता। कुमुद भी सर हिलाए वहां से जाने लगती। ओम शंकर के चेहरे पर फिर से वही गुस्सा भड़क उठता है। वो हाथ भींचते हुए हवेली से बाहर चला जाता। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।